Hello everyone. Thank you for having me. My name is Rakesh Singh and today I am going to speak about the chapter from class 11 biology, living world. This is the first chapter of class 11th. Now before starting this chapter, let me say something to you that biology is the only science in which multiplication means the same as division. Now let's start the chapter, the living world. सबसे पहले इस लिविंग वर्ल्ड में हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में. इट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मैं इस चैप्टर का एक जस्ट आपके सामने रख रहा हूं. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग. हमें यहां पढ़ना है लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग. जैसा आपको पता है लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं जो भी बताऊंगा मैं आपको वहां पे. बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. Taxonomy, systematics, the science in which we study how to classify the organism. क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम एक एक करके सभी ऑर्गेनिजम्स को अगर स्टडी करना स्टार्ट करें तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इन आवर सिंगल लाइफ स्पैन. मुश्किल है ये. तो हमें इस क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना होता है ताकि मैं ऑर्गेनिजम्स को बहुत इजीली स्टडी कर पाऊँ. तो मैं बताऊंगा इस चैप्टर में कि आप ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं स्मॉल स्मॉल सिमिलर ग्रुप्स में. तो देखिए यहाँ पे. तो उसके बाद हमें पढ़ना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाउ टू नेम द ऑर्गेनिज्म, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. और उसके बाद आप पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. आप ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो इस चैप्टर में हमें इनके बारे में स्टडी करना है. मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग. सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग. अब बताओ मुझे, अगर मैं लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊं तो सबसे पहला ग्रोथ है. और बता दूं ग्रोथ क्या होता है. फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लिविंग थिंग की. ये फंडामेंटल फीचर है. आप इसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग कह सकते हैं. दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग. दूसरा, ग्रोथ के बाद आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. Reproduction, the organisms reproduce to produce their own offsprings. तीसरा, आप यहां पे मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं. मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, एक लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, द कंप्लीट रिएक्शन. तो हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करनी है. नेक्स्ट हमें यहां पे स्टडी करना है कॉन्शियसनेस के बारे में. कॉन्शियसनेस क्या होता है. हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन होती हैं और हमारे बॉडी के बाहर या अंदर या बाहर, कोई भी कह लें आप, बॉडी के अंदर या बाहर जो भी एनवायरमेंटल चेंज होती हैं उसको स्टिमुलाई कहते हैं. और उस स्टिमुलाई को हमारा सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करता है और हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. अगर हम रिस्पॉन्ड ना कर पाए तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. यानी हम ये कह सकते हैं
कि हमारा सेंस ऑर्गन हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हमारी कॉन्शियसनेस हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये है हमारा कॉन्शियसनेस, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, हमारे एनवायरमेंटल चेंज को, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, कोई भी चेंज उसको स्टिमुलाई कहते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये है कॉन्शियसनेस। पांचवा है एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज, और आप इसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बॉडी में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी बॉडी अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करती है। जैसे आपको पता है आपके बॉडी में सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। यह है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तभी जाके हमारे एक बॉडी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा आपको जब ये टॉपिक क्लियर करूंगा। तो हो गया एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट, लिविंग थिंग का जो प्रॉपर्टी है मैं उसे होम्योस्टैसिस कह सकता हूं। टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। और ये लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ह्यूमन का होम्योस्टैटिक ऑर्गन किडनी है, और ये हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। तो होम्योस्टैसिस हो गया। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वो है थर्मो रेगुलेशन। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना। टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन, और ये लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं एक पॉइंट और भी कह सकता हूं, और वो है डेथ। द डेथ इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। एवरी लिविंग थिंग हैज टू डाई। तो मैंने आपको यहां पे लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए। सबसे पहले मैंने बताया ग्रोथ के बारे में, दूसरा बताया मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, चौथा है कॉन्शियसनेस, पांचवा है एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, जिसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सिक्स्थ वन इज होम्योस्टैसिस, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन, और लास्ट में है डेथ। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग है ना, मैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, और वो ये है, मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज। एक मैं कह सकता हूं डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा मैं कह सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफाइनिंग फीचर, पता ये क्या होता है? ये लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव इवेंट है। दे आर एक्सक्लूसिव टू लिविंग थिंग, मतलब ये कि ये दे आर यूनिक टू लिविंग थिंग, यानी डिफाइनिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में होती हैं।
तो कह सकता हूं दे आर यूनिक, और आप इसे कह सकते हैं एक्सक्लूसिव टू लिविंग थिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। सिर्फ ये लिविंग थिंग में होता है। मैं लिख दूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, और ये कहीं नहीं होता बेटा, ये सिर्फ लिविंग थिंग में होती है। ये लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर है बेटा, याद रखना। तो ये है डिफाइनिंग फीचर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिर्फ लिविंग थिंग में हो उसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। याद रखना है इसको। दे टेक्स प्लेस इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों में होता है। समझ में आया? ये लिविंग थिंग में भी होता है और ये नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। विथ एक्सेप्शन, मैं कह सकता हूं इसमें विथ एक्सेप्शन, विथ एक्सेप्शन। अब जैसे मैं एक्सप्लेन करूं मैं आपको, इनको मैं इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर, और अगर मैं डिफाइनिंग फीचर के बारे में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं, याद रखना बेटा पे, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग में होता है, कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग थिंग में होती है, एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज सिर्फ लिविंग थिंग में होता है, होम्योस्टैसिस सिर्फ लिविंग थिंग में होती है, थर्मोरेगुलेशन सिर्फ लिविंग थिंग में होता है, डेथ सिर्फ लिविंग थिंग में होती है। नॉन लिविंग थिंग में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूं आपसे कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है, तो ये सारे डिफाइनिंग फीचर हैं। दीज आर ऑल डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप इन सबको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं बेटा पे। दीज आर ऑल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि ये लिविंग थिंग के सिवा नॉन लिविंग थिंग में होता ही नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा पे। लेकिन अगर मैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करूं तो याद रखना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्योंकि ग्रोथ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में होती है, और रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में होता है बेटा। नॉन लिविंग थिंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन हां बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होती हैं जो बिना रिप्रोडक्शन की सर्वाइव कर लेती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन हां ये कह रहा हूं कि रिप्रोडक्शन is not important for the survival of a living organism. If any living organism do not reproduce, it can survive successfully. तो मैं इन दोनों को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या कहूंगा? मैं इन दोनों को मैं कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं इस दोनों को कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। याद रखना बेटा पे, ये हमारे ये कौन सा, ये है लिविंग थिंग का सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। समझ में आ गया? क्योंकि ये लिविंग थिंग में भी होता है, नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। लेकिन ये सब जो पढ़ा हमने, ये यहां से लेके यहां तक पूरा, ये सब के सब क्या है बताओ मुझे? दीज आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। तो मैंने लेवल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डिफाइनिंग फीचर और दूसरा मैंने डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। याद रखिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ग्रोथ के बारे में। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको यह बता दिया, याद रखना, ग्रोथ फंडामेंटल फीचर होती है किसी भी लिविंग थिंग का। मैं अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ग्रोथ। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं और वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। पहली बात तो मैं ग्रोथ बताने के पहले ये क्लियर कर दूं कि ग्रोथ होता कितने तरीके से है और ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है। अगर मैं ग्रोथ को डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूंगा? याद रखना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इर्रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, आप इसे मास कह लें, ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म
and increase in number in the life history of an organism। ये याद रखिएगा बेटा पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल। यानी ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार हो गया तो अपने पुराने कंडीशन में नहीं जा सकता है। अगर मेरा बॉडी का ग्रोथ हो चुका है, अगर मैं कहूं कि मैं नर्सरी वाला बच्चा बन जाऊं, दोबारा मेरी बॉडी की साइज छोटी हो जाए जैसा कि मेरे नर्सरी क्लास में मेरी बॉडी का साइज था, ये इम्पॉसिबल है। मैं दोबारा उस कंडीशन में नहीं जा सकता हूं। यानी ये मेरे बॉडी का ग्रोथ है। ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होता है, दोबारा अपने पुराने कंडीशन में कभी नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने एक ब्लैक ग्राम का मतलब होता है काला चना। आपने काले चने को वाटर में रखा, यू केप्ट इट इन अ वाटर, ओवरनाइट स्टे कर दिया, रात भर छोड़ दिया आपने। अगले दिन सुबह उठ के देखा आपने, तो देखा कि ग्राम साइज का साइज, मतलब जो काला चना था उसकी साइज पहले वो छोटी सी थी, अब वो साइज बढ़ के इतनी हो गई। द साइज ऑफ द ब्लैक ग्राम हैज बीन इंक्रीज्ड। आपने देखा होगा काला चना फूल जाता है बेटा पे, उसकी साइज बढ़ जाती है। ये ब्लैक ग्राम है जिसका साइज बढ़ गया बेटा पे। अब मुझे ये क्लियर करो बेटा पे, क्या मैं यहां जो साइज इंक्रीज हो गई, यहां साइज इंक्रीज हुई नहीं बेटा पे, तो क्या ये जो ब्लैक ग्राम का साइज इंक्रीज हो गया, मैं इसे ग्रोथ कहूंगा या नहीं कहूंगा? बेटा मैं इसे ग्रोथ नहीं कहूंगा। इसका सिंपल रीजन है क्योंकि यहां साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि अगर मैं इसे धूप में रख दूं तो ये दोबारा श्रिंक कर जाएगा, साइज की छोटी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया। इसीलिए मैं इसे ग्रोथ नहीं कहूंगा। हर चीज का साइज बढ़ना ग्रोथ नहीं कहलाता है। ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होता है। और ग्रोथ में होती क्या है? साइज बढ़ती है, या मास कह लें आप, किसका? सेल का, टिश्यूज का, ऑर्गन का, पूरे बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का, या नंबर इंक्रीज करती हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। तो मैंने ये ग्रोथ का डेफिनेशन बताया और ये बताया कि ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है। लेकिन एक चीज और देखना बेटा पे, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स। ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स होते हैं। पहला इंक्रीज इन मास, कह सकता हूं मास में इंक्रीज होना, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। वेरी सिंपल। तो ये दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स। पहला है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर का बढ़ना। दिस इज ग्रोथ। तो ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स होता है। तो हमने ग्रोथ के बारे में क्या पढ़ा? ये इरिवर्सिबल होता है। और मैंने ग्रोथ के बारे में एक अभी पॉइंट जस्ट पहले बताया, ये फंडामेंटल फीचर है। ये फंडामेंटल फीचर है। समझ में आ गया? दिस इज द फंडामेंटल फीचर। याद रखना है इसको बेटा पे। अब सुनो, ये मैंने आपको ग्रोथ का डेफिनेशन बताया। अब मैं ग्रोथ के एग्जैक्ट टेक्निक में जा रहा हूं और मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं ग्रोथ बताने के बाद आपको अब बताने जा रहा हूं एग्जैक्टली कि हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, हाउ द बॉडी ग्रो इन साइज। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा पे, एक सेल है, इट्स अ वेरी स्मॉल सेल, और इसमें न्यूक्लियस है। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। माय डियर, इट्स वेरी सिंपल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, द सेल इज वेरी स्मॉल। और एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे हमेशा याद रखना, सेल हमेशा साइज में छोटी होती हैं, तभी जाके सेल सर्वाइव कर सकती हैं। हमेशा याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्मॉल सेल सर्वाइव्स वेरी इफेक्टिवली, प्रॉपरली। समझ में आ गया? तो मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछूंगा बेटा पे। ये क्वेश्चन अभी दिमाग में रख लो। ये क्वेश्चन है, वाई द सेल्स आर ऑलवेज स्मॉल। याद रखना, सेल्स हमेशा छोटी क्यों होती हैं, और मैं इसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहा हूं। Now the next question is,
very simple, how the cell divides and why the cell divides। ये दो क्वेश्चन है और एक बेसिक क्वेश्चन है। मैंने कहा ग्रोथ के बारे में, हमारे बॉडी में सेल लगातार डिवाइड करते रहती हैं, हमारे बॉडी में सेल का नंबर इंक्रीज करता है और हमारे बॉडी में साइज इंक्रीज कर जाती हैं। लेकिन अब इसके कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं मैं कि हमारे बॉडी में सेल डिवाइड कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। ऑब्वियसली क्यों का आंसर क्या होगा, व्हाई द सेल डिवाइड्स, तो इसका आंसर होगा फॉर ग्रोथ। हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी की सेल डिवाइड करती हैं। लेकिन हाउ द सेल डिवाइड्स, है ना, ये सेल डिवाइड कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। भाई क्यों करती है उसका आंसर मिल गया, फॉर ग्रोथ। ना हाउ द सेल डिवाइड्स, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जाते हैं हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सेल है और ये स्मॉल सेल है। इस सेल में, इस सेल की साइज बहुत छोटी होती है। द सेल विथ स्मॉल साइज, ये वो सेल है जिसकी साइज छोटी है। यहां पे साइटोप्लाज्म है और यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट, अब इस सेल में ग्रोथ होगी, द सेल विल ग्रो, इस सेल का साइज बढ़ेगा, द ग्रोथ विल टेक्स प्लेस इन दिस सेल, इस सेल में ग्रोथ होगा। अब देखो बेटा, जब ग्रोथ होगा तो व्हाट विल हैपन, देखो ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। व्हाट हैपेंड, आपने क्या देखा, द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म has been increased, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियोप्लाज्म रिमेन्स द सेम। द न्यूक्लियोप्लाज्म रिमेन्स द सेम। साइटोप्लाज्म बढ़ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म जितना था उतना रह गया। अब बताओ मुझे एक क्वेश्चन और भी, ये साइटोप्लाज्म क्यों इंक्रीज हो गया, व्हाई द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म हैज बीन इंक्रीज्ड। पहला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। बिकॉज अगर इसका आंसर बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि बिकॉज ड्यूरिंग ग्रोथ, अगर मैं बिकॉज ड्यूरिंग growth the anabolic reaction always exceeds कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो हमेशा कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होती हैं ड्यूरिंग ग्रोथ। जब किसी सेल की ग्रोथ हो रही होती है तो उस समय एनाबॉलिक रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती हैं और एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के कंपैरिजन में। एनाबॉलिक को मैं बिल्डिंग रिएक्शन कहूंगा, इसमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती हैं। कैटाबॉलिज्म को मैंने ब्रेकडाउन रिएक्शन कहूंगा, इसमें मॉलिक्यूल्स टूटती हैं। तो ऑब्वियसली जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा, तो न्यू साइटोप्लाज्म विल बी सिंथेसाइज्ड, नया साइटोप्लाज्म बनेगा। और जब नया साइटोप्लाज्म बनेगा तो सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। द सेल साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज। अब व्हाट हैपेंड, अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। इससे क्या हो गया, अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म जितना है उतना रह गया, तो इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा, दो बातें जो मैं लिखने जा रहा हूं। देखो इससे क्या हुआ, पहला पॉइंट,
द एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हैज डिक्रीज्ड। भैया एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो गई है सेल की? कम हो गई है। और दूसरा, द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हैज इंक्रीज्ड। जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो बढ़ गई है। समझने वाली बात है, जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, अगर एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अगर सेल का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा तो सेल के अंदर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाएंगी। वॉल्यूम के हिसाब से एरिया नहीं बढ़ा, सेल की वॉल्यूम बढ़ गई लेकिन एरिया नहीं बढ़ा बेटा पे, तो क्या होगा इससे बताओ? जब नो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विल टेक प्लेस and cell will not survive, और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि सेल की एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो गई है, वॉल्यूम के हिसाब से एरिया नहीं बढ़ा है, तो सेल के अंदर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाएगा और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में सेल डिवाइड करता है और क्या बनाता है? दो स्मॉल सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। 2 स्मॉल सेल्स आर फॉर्म्ड। अब याद रखिएगा, मैं एक चीज और क्लियर करने जा रहा हूं बेटा पे, मैं इस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा क्लासरूम है, अ वेरी स्मॉल क्लासरूम। ये है आपका क्लासरूम। अब बताओ, इसमें एक बच्चा है, स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट को इस क्लासरूम से अगर बाहर निकलना है, कोई इंफॉर्मेशन लेके, एनी इंफॉर्मेशन कुछ भी लेके अगर इसे बाहर जाना है, तो क्लासरूम बहुत छोटा है, ये बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन लेके बाहर। दूसरा, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एक बहुत बड़े स्टेडियम से, ये आपका एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और मान लो स्टेडियम में आप यहां बैठे हो, आप यहां पे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपने आप मैच देखने गए हो और आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टेडियम में बैठे हो, और अगर आपको स्टेडियम से बाहर आना है कोई इंफॉर्मेशन लेके, अगर कोई इंफॉर्मेशन लेके आपने यहां पे आना था, आप जल्दी आ गए, यहां पे अगर इंफॉर्मेशन लेके बाहर आना है स्टेडियम से, आपको बहुत समय लगेगा। अब सुनो मेरी बात को, इस इंफॉर्मेशन को आप या तो O2 मान लें या आप इसे CO2 मान लें, है ना, कुछ भी मान लें, आप इसे न्यूट्रिएंट्स मान लें, अगर मान लो न्यूट्रिएंट्स ही मान लें, कुछ भी मान लें, आप कुछ भी मान के चले आप। तो अब बताइए मुझे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हमारे लिए टॉक्सिक, हमारे सेल के लिए टॉक्सिक है, सेल उसे तुरंत रिमूव कर देगा। अगर सेल छोटा है, अगर सेल की साइज छोटी है तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी रिमूव कर देगा, लेकिन अगर सेल की साइज बड़ी है तो सेल उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सेल से बाहर निकालने में, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालने में बहुत समय लग जाएगा, सेल का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है CO2 टॉक्सिक होता है। दैट्स वाई अगर सेल की साइज बड़ी हो गई, इसको स्टेडियम को सेल मान लें आप और ये क्लासरूम को सेल मान लें, तो अगर सेल की साइज बड़ी हो गई तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेल टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हाई द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्मॉल सेल। मैंने यही कहा कि अगर सेल का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो गया, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गई, द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बट द एरिया हैज नॉट इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। पता है वॉल्यूम क्या डिसाइड करता है? याद रखना जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल,
वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, ये जो सेल की वॉल्यूम होती है ये किसकी प्रोपोर्शनल होती है? इज प्रोपोर्शनल टू द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड वेस्ट इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? बताओ। जब इज प्रोपोर्शनल, प्रॉपर स्पेलिंग लिख लें आप इसका, इज प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL। देखो मैंने क्या कहा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो बाहर से सेल O2 लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना, एंड वेस्ट इन द सेल, यानी आप इसे कह सकते हो एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इन अ सेल। तो ये है आपका वॉल्यूम। और अगर मैं एरिया की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एरिया, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस एंड वेस्ट ऑफ सेल। याद रखना बेटा बे, ये एरिया जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ एक्सचेंज के, किसके? रिसोर्सेज और वेस्ट का। समझ में आ गया? यानी अगर आपके सेल की वॉल्यूम बढ़ गई तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपका सेल जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा और ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? लेकिन आपकी जो एरिया है वो वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बढ़ी, तो आपको एरिया किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज फास्ट होगा, यानी आपके सेल की वॉल्यूम बढ़ गई, आपके सेल का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन आपके सेल का एरिया नहीं बढ़ा। तो एरिया नहीं बढ़ेगा तो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, और जब इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, रिसोर्सेज बाहर से सेल के अंदर इफेक्टिवली नहीं आएगी, सेल जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो सेल के सर्वाइवल में दिक्कत होगी, और इसीलिए सेल डिवाइड करके दो स्मॉल सेल बनाएगा। दीज टू स्मॉल सेल्स आर फॉर्म्ड, और इसके बाद फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। आप ये कह सकते हो कि दोबारा सेल की ग्रोथ होगी, दोबारा सेल का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज करेगा, सेल दोबारा डिवाइड करेगा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन गोज ऑन कॉन्टिन्यूअस, द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको यहां पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को डिस्क्राइब किया। अब मैं एक बार आपको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्क्राइब कर दूं मैं आपको। दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखिए बेटा यहां पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के बारे में सुनना ध्यान से। एक सेल है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपका ये सेल है, और देखना सेल क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, द सेल हैज बीन ग्रोन। देखो ये सेल का ग्रोथ हो चुका है, द सेल, ये सेल जो है वो ग्रो कर चुका है, द सेल हैज बीन ग्रोन। अब बताओ क्या हुआ? इसका साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है बेटा, उसका साइज बढ़ गया, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, द न्यूक्लियोप्लाज्म साइज डू नॉट इंक्रीज, इसका साइज नहीं बढ़ा, साइज हैज नॉट इंक्रीज्ड, साइज इंक्रीज नहीं हुआ। किसका? न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो अगर न्यूक्लियोप्लाज्म का साइज इंक्रीज नहीं हुआ साइटोप्लाज्म के हिसाब से, मतलब द साइज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म हैज बीन डिक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में न्यूक्लियोप्लाज्म की साइज क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, और इस कंडीशन में न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, और सेल को डिवाइड करना पड़ता है और दो स्मॉल सेल में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का कॉन्सेप्ट, और ये है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट। जब भी सेल में ग्रोथ होती है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाती है, जब भी सेल में ग्रोथ होती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? और उस समय
सेल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सेल को डिवाइड करके दो स्मॉल सेल में कन्वर्ट होना होता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो के बारे में मैंने बता दिया। और एक बात याद रखना, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो सेल का होता है वो सेल के एक तरह से स्टेज को डिपेक्ट करता है कि आपकी सेल मैच्योर हुई है या नहीं हुई है। इस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो से आप ये पता कर सकते हो कि आपका सेल मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। याद रखना है इसको, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको वहां पे। अब देखो बेटा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सेल बार बार डिवाइड क्यों करता है, सेल बार बार इसलिए डिवाइड करता है कि जब भी सेल में ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कम होती हैं, साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है, द न्यू साइटोप्लाज्म विल बी फॉर्म, द साइज ऑफ cytoplasm will increase, the amount of cytoplasm will increase, but the nucleoplasm remains the same। इसके कारण दो कंडीशन डेवलप होती हैं, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाती हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन के कारण क्या होता है कि जब एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होगी तो सेल के अंदर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाएगा, जैसा बताया मैंने आपको वहां पे, और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो क्यों होगा वो मैंने क्लियर किया कि अगर वॉल्यूम बढ़ती है, जो वॉल्यूम होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? सेल का वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। सेल कितना रिसोर्सेस को यूटिलाइज करती है और कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और यहां पे क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आउट एंड इन टू द सेल। सेल के अंदर जाना, सेल के बाहर आना। सेल के अंदर कौन जाएगा? रिसोर्सेस। सेल के बाहर कौन जाएगा? वेस्ट। और ये जो एक्सचेंज है इसी के रेट को कहते हैं। ये किस पे डिपेंड होती है? एरिया पे डिपेंड होती है। तो दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा पे कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा, इफ द एरिया विल इंक्रीज, है ना। देखो बेटा पे, आपकी जो सेल की ग्रोथ होती है तो आपकी सेल की वॉल्यूम तो बढ़ जाती है, लेकिन उस हिसाब से एरिया नहीं बढ़ता है। तो जब एरिया नहीं बढ़ेगा तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज मटेरियल नहीं हो पाएंगी प्रॉपर्ली और आपका सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा और सेल डिवाइड करेगा। एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं बेटा पे, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रोथ से रिलेटेड। अब ये आप बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में सेल्स की साइज छोटी क्यों होती हैं? वाई द साइज ऑफ सेल्स आर स्मॉल? ये आपका क्वेश्चन है। वाई द साइज ऑफ सेल्स आर स्मॉल? सेल्स की साइज छोटी क्यों होती है? ऑब्वियसली जब सेल्स छोटा होगा साइज में तभी इफेक्टिवली सर्वाइव कर पाएगा, तभी इफेक्टिवली उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाएंगे अंदर और बाहर। और इसीलिए हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी साइज हमेशा क्या होती हैं? छोटी होती हैं। इस पे ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये मैंने आपको बताया ग्रोथ के बारे में। अब देखो बेटा, जो बेसिक डिफरेंस बताने जा रहा हूं वो है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में, और ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। मैंने ये बता दिया सेल बार बार डिवाइड क्यों करती है, और हमारे बॉडी में सेल डिवाइड करेंगे, सेल का नंबर इंक्रीज होगा और हमारे बॉडी की ग्रोथ होगी। ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको प्लांट ग्रोथ के बारे में और एनिमल ग्रोथ के बारे में। देखो बेटा, एक बेसिक डिफरेंस जो एनसीईआरटी में दे रखा है प्लांट ग्रोथ के बारे में और एनिमल ग्रोथ के बारे में, मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में बेसिकली क्या डिफरेंस है प्लांट ग्रोथ में और एनिमल ग्रोथ में? चलिए बेटा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल डिफरेंस है। अगर मैं एक तरफ प्लांट ग्रोथ लिख दे रहा हूं और दूसरे तरफ एनिमल ग्रोथ लिख दे रहा हूं, अब सुनना प्लांट और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, पूरे लाइफ होती है। बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक
cell at their